हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। तो जैसा कि हमने कहा था पिछली वीडियो में कि अगली वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लेके आए हैं इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। तो क्या आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको निश्चित ही मदद प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर इसका अस्तित्व आता कैसे है। तो इसका अस्तित्व केवल और केवल तक्षशिला के प्रधानाचार्य चाणक्य की वजह से आता है। चाणक्य के और भी कई नाम जैसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, वात्स्यायन, द्रामिल, कुटिल, पक्षिल स्वामी और कई पुराणों में इसका नाम द्विज सर्व भी प्राप्त होता है। तो ये चाणक्य जो है वो नंद वंश के दरबार में गृहनंद के सम्मुख पहुंचते हैं, किंतु इनका सही रूप से स्वागत नहीं होता है, जिसके कारण ये क्रोधित हो जाते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं इस धरती पर से नंदों का समूल नाश कर दूंगा, अर्थात नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। परंतु जितने वहाँ दरबारी होते हैं वो इसको मजाक में लेते हैं और हंसी करने लगते हैं कि एक अकेला ब्राह्मण क्या कर सकता है, आखिर है ही क्या इसके पास। वास्तव में यदि कोई दूसरा भी व्यक्ति वहां होता तो वो भी यही सोचता, मगर भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था और वो भी वहां से वापस दरबार से लौटते हैं और सोचते जाते हैं आखिर क्या किया जाए ताकि मेरा संकल्प पूर्ण हो। तभी जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, तभी बालकों का कुछ झुंड जो है वो राजकीलम नामक एक खेल होता है, तो वो खेल खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें राजा और मंत्री इस टाइप के बना लेते हैं कुछ बच्चे। तो उस प्रकार का राजकीलम खेल कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो देखता है रुक के, तो देखता है जो बालक राजा बना हुआ था उसमें राजा की तरह लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। जैसे ही खेल समाप्त होता है, वो उस राजा बने लड़के के पास जाता है, उसका नाम पूछता है, तो वह बालक अपना नाम चंद्रगुप्त बताता है। वो बड़ा ही प्रभावित होता है और उसके अभिभावक जो कि एक शिकारी थे उससे मिलता है और 1000 का शासन अर्थात कांसे की मुद्रा उस शिकारी को देकर उस बालक को प्राप्त कर लेता है, जिसका नाम चंद्रगुप्त था। और उसके पश्चात वो चंद्रगुप्त को ले जाता है और यह समझ जाता है कि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपना संकल्प पूरा कर सकता हूँ। और उस बालक को वो तक्षशिला में प्रवेश दिलाता है और धर्म, अर्थ, राजनीति, शिक्षा और साहित्य के साथ साथ अस्त्र और शस्त्र की बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा देता है। और वह भी इतना निपुण होता है कि हर चीज की शिक्षा बड़े ही ध्यान से लेता है और बहुत तेज बन जाता है। इसके पश्चात चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक सेना का नेतृत्व करता है, अर्थात सेना का गठन इस प्रकार करता है कि जो जो कई राजा थे या कुछ लोग थे जो कि नंदों से चिढ़ते थे या नंदों के द्वारा पराजित किए हुए थे, तो वो उनसे जलते थे और अपना बदला लेना चाहते थे, तो उन लोगों को वो अपनी सेना में शामिल करता है और इस प्रकार खुद उनका नेतृत्व करते हुए वो नंदों को पराजित कर देता है और आखिरकार चाणक्य के सपने को, उनके संकल्प को पूर्ण करता है। तो चलिए, ये तो रही स्टोरी जिसमें हमने मेन रूप से आपको बता दिया कि आखिर किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो चलिए आगे हम लोग चलेंगे, जिसमें हम लोग प्राप्त करेंगे कि मौर्य काल का जो है इतिहास किस किस से जाना जाता है। तो जैसा कि पहला है कि चाणक्य कृत ग्रंथ ग्रंथ अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था उससे हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अर्थशास्त्र में 4000 श्लोक हैं। ठीक है, इसमें 4000 श्लोक हैं और
जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि चाणक्य के कई नाम हैं, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, वात्स्यायन है, द्रामिल है, कुटिल है, पच्छिल स्वामी है और कई पुराणों में इसका नाम द्विज सर्व भी है। ठीक है। इसके पश्चात अगला आता है मेगस्थनीज कृत ग्रंथ इंडिका। यह है मेगस्थनीज कृत ग्रंथ इंडिका। तो ये भी जो है वो सेल्यूकस निकेटर, आगे हम बताएंगे। तो सेल्यूकस निकेटर जो है तो उसका राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो वो लिखता है इंडिका नामक ग्रंथ। ठीक है, तो उससे भी जानकारी प्राप्त होती है। और ये पूरा नहीं करता है, इसके जो मित्र हैं एरियन, वो इस इंडिका को पूरा करते हैं, अर्थात आधा लिखते हैं मेगस्थनीज, वो आधा लिखते हैं इनके मित्र एरियन। ठीक है। इसके पश्चात यदि बात की जाए तो विशाखादत्त कृत ग्रंथ मुद्रा राक्षस जो है, तो इस ग्रंथ से भी कई जानकारी प्राप्त होती हैं। इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल अर्थात निम्न कुल का या शूद्र बताया गया है। इसके पश्चात देखा जाए तो अशोक की भी अभिलेख हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कई जानकारी प्रदान करते हैं। इसके मुख्यतः 4 अभिलेख हैं: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है। यदि पांचवी बात की जाए तो अशोक के पूर्वकालीन 2 ताम्र लेख हैं। ठीक है। उन ताम्र लेख से भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें से पहला ताम्रलेख है सोहगोरा ताम्रलेख, जो कि गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। दूसरा है महास्थान ताम्रलेख, जो कि बंगाल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखें तो आगे चलते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि चाणक्य के ये नाम जो हैं ये हम बता चुके हैं, ये लिख भी दिए हैं हमने। कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, वात्स्यायन, द्रामिल, कुटिल, पच्छिल स्वामी और द्विज सर्व। ये कई पेपरों में आए हैं, इसलिए हमने आपको लिख भी दिए हैं। और जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया तो इनके भी कई नाम हैं: सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोटस और एंड्रोकोप्टस। ठीक है। ये तीनों नाम भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं ये प्राप्त होते हैं। सर विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने इन नामों को दिया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध। ठीक है। किस किस के बीच होता है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंद वंश के टाइम में सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है, भारत पे आता है, लेकिन झेलम नदी पार नहीं कर पाता है। और जब झेलम नदी पार नहीं कर पाता है तो वहां से लौट जाता है। लेकिन उसने कई राज्यों को, वहां उस साइड के भी कई जगह विजय प्राप्त कर चुका होता है। तो जब वह चला जाता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो जो उसने जीते हुए थे उन पर सेल्यूकस निकेटर राज्य करता है। तो सेल्यूकस निकेटर राज्य करता है क्योंकि यह उनका प्रमुख मंत्री था। तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से उसके बाद में युद्ध करता है जीतने के लिए। और कई जगह से जानकारी प्राप्त हुई है, मुख्यतः यह नहीं बताया गया है कि कौन विजय प्राप्त करता है, लेकिन जिस प्रकार की संधि प्राप्त हुई है, संधि हुई थी इनकी, तो संधि से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही इस युद्ध में विजय हुआ था। ठीक है। क्योंकि संधि की शर्तें जो हम आपको बताएंगे, इससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि लाभ किसका हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का लाभ हो रहा है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ही विजय हुआ होगा। तो क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर है वो 4 यूनानी प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान करता है। यूनानी प्रांत हमने लिख दिए हैं। पहला है पेरोनिसदाई, जिसे वर्तमान नाम काबुल कहते हैं। आर्कोसिया, जिसे वर्तमान में कंधार कहते हैं। जेड्रोसिया, जिसे वर्तमान में बलूचिस्तान कहते हैं। और एरिया, जिसे वर्तमान में हेरात कहते हैं। तो चारों ये पेरोनिसदाई, आर्कोसिया, जेड्रोसिया और एरिया, ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान करता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेल्यूकस निकेटर को कुछ हाथी, जिनकी संख्या 500 है, तो 500 हाथी प्रदान करता है।
वैसे तो सेल्यूकस निकेटर उनसे पूछता है कि इन हाथियों का क्या महत्व है, आपने हमें फालतू में ही दे दिए। तब चंद्रगुप्त मौर्य बताता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथी इतना शक्तिशाली है कि युद्ध में आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है हाथियों के द्वारा, क्योंकि हाथी कई सैनिकों को वैसे ही अपने पैरों से दबा देता है और इसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा होता है उसे मारना भी इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इसका कई महत्व बताते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर को लगता है कि हाँ, बहुत ही बहुमूल्य चीज हमें प्राप्त हुई है। और इसी संधि के साथ साथ जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपने राजदूत जो कथा मेगस्तनीज, जो कि हमने बताया था इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। इसके साथ साथ कुछ विद्वान कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम हेलना था, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि विवाह भी किया इसने, अपने राजदूत को भी दिया और 4 प्रांत बड़े बड़े जो हैं उनको भी प्रदान किया चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ही विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये थी इनके बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीएन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।